I said, what's left? But they're tough and they want to fight. But they're tough and they want to fight. अब तक अमेरिका ईरान के सामने शर्त रख रहा था, लेकिन अब देखिए ईरान ने इस 12वें दिन अपनी शर्त रख दी है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध फैलता चला जा रहा है और उसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है, अब ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए, बातचीत का रास्ता निकले। लेकिन ईरान ने कह दिया वो जब चाहेगा तभी बातचीत करेगा। और उसने जो शर्तें रखी है वो क्या शर्तें आपको बताते हैं जो ईरान की तरफ से सामने आई हैं, या ईरान चाहता है कि इस पर अमेरिका रिस्पॉन्स दे। देखिए 3 शर्त है। पहला तो अरब मुल्कों में जितने भी अमेरिकी बेसिस हैं उनको हटा दिया जाए, यानी यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर अमेरिका जो है वो चला जाए, इस तरह से ईरान का कहना है। दूसरी शर्त है कि जो अब तक बर्बादी ईरान में हुई है उसकी भरपाई या भुगतान अमेरिका करे, तब जाकर वो सोचेंगे, यानी कि ईरान सोचेगा कि इस युद्ध को ख़त्म करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि युद्ध किस तरह से बंद होगा, किन शर्तों के साथ बंद होगा, ये ईरान तय करेगा। देखिए शर्तें अब दोनों तरफ से रखी जा रही हैं। पहले तो अमेरिका ने बहुत सारी शर्तें रखी थी, रिजीम चेंज की बात हो रही थी, परमाणु कार्यक्रम बंद करने की बात ईरान की हो रही थी, इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं उसको बंद करने की बात हो रही। लेकिन अब ईरान की शर्तें अमेरिका के लिए मुसीबत बन गई हैं, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से हॉर्मुज़ में अमेरिका को फंसा दिया है, अमेरिका की किरकिरी खुद उनके देश में और बाकी दुनिया में भी हो रही है कि आखिर ट्रंप और नेतन्याहू ने ये किया क्या है। अब देखिए लेटेस्ट हमला आपको बताते हैं। आपसे कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि कतर में ज़बरदस्त तरीके से हमला किया गया है, क्योंकि देखिए कतर जो था वो अमेरिका, इजराइल और इधर अगर अमेरिका और ईरान की बात की जाए उसके बीच में मध्यस्थता कर रहा था। लेकिन जिस तरह से कतर में लगातार हमले हो रहे हैं, कतर ने कह दिया है कि ऐसे में अगर हमला बंद ईरान नहीं करता है तो फिर मध्यस्थता की तो बात छोड़ दीजिए, हम भी अपनी तरफ से ईरान पर हमला कर सकते हैं। यानी कतर ने भी अब अपने आंख दिखाए हैं। देखिए पीछे कुछ दिनों में हमने देखा 7-8 देश खाड़ी देश के हैं जो कि इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। अब अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरह से कह लीजिए पर्यटन पर है या फिर बाहर से आए लोगों पर है। यहाँ पर जिस तरह से विकास हुआ उसको लेकर जो अरब देश थे जो कि अपने आप को लिबरल मानते हैं, उनके लिए इस वक्त बड़ी मुसीबत की घड़ी है। उस पर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो तेल था या फिर जो गैस थी उनकी आवाजाही को रोक दिया गया है, बारूदी सुरंग बिछा दी गई है। एक तरह से कह लीजिए कि पूरा स्ट्रेट ही डेथ स्ट्रेट बन गया है। यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हमला और उसके बाद किस तरह से नावें उड़ रही हैं, क्योंकि जहाज पीछे हमने देखा कि दावा था अमेरिका का कि उन्होंने 16 ईरानी जहाज़ों को उड़ा दिया। इसी तरह से ईरान का कहना है कि अगर यहाँ से एक भी जहाज़ निकला तो फिर उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ईरान अब पूरी तरह से उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, और ये स्ट्रैटेजी अब जो जानकार हैं या वॉर एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि देखिए इसको एट्रिशन नीति कहा जा रहा है। एट्रिशन नीति होता क्या है, यानी धीरे धीरे थकाने की नीति। सामने वाले को आप इतनी धीरे धीरे मारिए कि उनकी कमर खुद ही टूट जाए। यानी धीरे धीरे हमला कर रहा है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। पहले उसने जगह जगह एयर बेसिस थे ईरान के जो इजराइल के थे या फिर अमेरिकी ठिकाने थे उनको हमला किया। बाद में उसके बाद कहा जा रहा है कि चोक कर दिया गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, उसको चोक कर दिया है। वहाँ से किसी तरह से तेल और गैस की आमद, वहाँ से जहाज़ नहीं निकल पा रहे हैं, और उसका कहना ये तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका और इजराइल पीछे नहीं हटते हैं, तब तक इसे बंद किया जाएगा। अब ये देखिए जो थकाने की नीति है उसमें नुकसान दोनों तरफ का होता है, क्योंकि ईरान के लिए कहा जा रहा है कि वो 6 महीने के लिए अभी फिलहाल तो पूरी तरह से युद्ध में बने रहने की बात कह रहा है। मिसाइलें अभी भी ईरान में बनाई जा रही हैं। उसकी एक ड्रोन की बात की जाए, बड़ी कम कीमत की ड्रोन है, और यही कहा जा रहा है कि 1500-1600 रुपये में वो ड्रोन बनाते हैं और फिर जाकर जो इजराइल है और अमेरिका है उनके बड़े बड़े इक्विपमेंट से गिरते हैं। यानी उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें थर्ड है, एयर सीलिंग है, उनको किस तरह से तबाह कर रहे हैं। भारी नुकसान है। एक 1600 का ड्रोन आज समझिए कई 100 का उनका जो पूरा सिस्टम है डिफेंस उसको बर्बाद कर रहा है, एयर बेसिस को बर्बाद कर रहा है। उसमें अगर किसी का ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है अमेरिका और इजराइल। इधर ईरान ने तो कह दिया है कि देखिए अब बातचीत तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि बार बार हम अपने पीठ को अमेरिका की तरफ कर ये नहीं कहेंगे कि हम आओ और हमें पीठ में हमारे छुरा घोपे। इसीलिए वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी शर्तें उन्होंने रख दी है। इस शर्तों को लेकर अमेरिका तो नहीं मानेगा, ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं और उनकी जो शख्सियत है वो तो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन फिलहाल ये युद्ध आगे बढ़ेगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि यहाँ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सभी ने अपनी अपनी शर्तें रख दी हैं। फिर ऐसे में युद्ध का होगा क्या? हर रोज़ जब वीडियो बनाती हूँ तो यही सवाल के साथ छोड़ के जाती हूँ कि इस युद्ध का होगा क्या? आखिर
आखिर कौन पीछे हटेगा? क्या ये युद्ध जल्दी खत्म होगा या फिर जिस तरह की आशंका है पूरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर मंदी छाएगी? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या दोनों या तीनों देश बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे या फिर कहीं ना कहीं इससे पूरी दुनिया में एक तरह से कह लीजिए विनाश और मंदी का दौर शुरू होगा? और किस तरह से आगे ये युद्ध बढ़ता है, इसमें कौन कौन कूदता है? क्योंकि देखिए रूस की तरफ से भी तमाम फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा रही हैं ईरान को, उधर अमेरिका और पुतिन की बातचीत होती है, वो ये कहते हैं कि आप मध्यस्थता कीजिए, लेकिन दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, अमेरिका भी और ईरान भी। अब ये देखना होगा कि आगे और किस तरह के हमले होते हैं, किस तरह के वार होते हैं। हम तो बस यही देखने के लिए बैठे हैं कि किसने किस पर कितनी मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने अब तक सीधे किसी सैन्य हस्तक्षेप का रास्ता नहीं चुना है, बल्कि अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया है। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत ये रहा है कि संघर्ष को बढ़ाने के बजाय संवाद और स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए। इसी कारण भारत ने लगातार ये कहा है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है और सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। भारत सरकार ने कई बार आधिकारिक बयान देकर यह स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का युद्ध पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सप्लाई पर भी पड़ेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यही रुख अपनाया है कि विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। भारत अक्सर ऐसी परिस्थितियों में डायलॉग और डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की नीति का समर्थन करता है। इसके अलावा भारत का एक महत्वपूर्ण कदम यह भी रहा है कि उसने सभी पक्षों से संपर्क बनाए रखा है। भारत के रिश्ते एक तरफ अमेरिका और इजराइल से अच्छे हैं तो दूसरी तरफ अरब देशों से भी संवाद कायम है। यही संतुलित संबंध भारत को ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां वो किसी एक पक्ष का हिस्सा बने बिना शांति की अपील कर सकता है। इसके साथ ही भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, भारत सरकार तुरंत एडवाइजरी जारी करती है और जरूरत पड़ने पर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजना तैयार करती है। पिछले कई वर्षों में भारत ने अलग अलग संकटों के दौरान अपने लोगों को निकालने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन भी चलाए हैं। इससे ये संदेश भी जाता है कि भारत युद्ध को बढ़ावा देने के बजाय मानवीय और स्थिरता की नीति पर विश्वास रखता है। ऊर्जा और व्यापार के मामले में भी भारत ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल और गैस का बड़ा केंद्र है, इसलिए भारत लगातार ये कोशिश करता है कि किसी भी युद्ध से सप्लाई प्रभावित न हो। इसके लिए भारत अलग अलग देशों के साथ ऊर्जा समझौते करता है और सप्लाई के कई विकल्प बनाए रखता है। इस तरह भारत सीधे युद्ध का हिस्सा बने बिना कूटनीति, आर्थिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संवाद के माध्यम से क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है। गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, लेकिन साथियों आपको याद रखना है आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी।